पिछला वीडियो में बायोलॉजी का कुछ प्रश्न दिया गया था जिसका उत्तर निम्न है। पहला प्रश्न था, किस प्रकार की जनन में लैंगिक अंग यानी कि सेक्स ऑर्गन की आवश्यकता होती है। तो इसका उत्तर होगा लैंगिक जनन में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। दूसरा प्रश्न था, घोड़ा का जीवन काल कितना वर्ष है। इसका उत्तर होगा 25 से 30 वर्ष। घोड़ा का जो जीवन काल होता है 25 से 30 वर्ष का होता है। तीसरा प्रश्न था हमारा, हाइड्रा में लैंगिक जनन होता है या अलैंगिक। आपको बतलाना है कि हाइड्रा में लैंगिक जनन की क्रिया होती है या अलैंगिक। तो इसका उत्तर होगा अलैंगिक जनन। अब आगे देखते हैं हम लोग, जहाँ तक पिछले वीडियो में देखे थे उससे आगे। तो समझते हैं, आगे है हमारा अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जनन की वैसी विधि जिसमें लैंगिक अंग अर्थात सेक्स ऑर्गन भाग नहीं लेते हैं। इस प्रकार की जनन में केवल एक ही जनक, जैसे मेल हो या फीमेल हो, दोनों में से कोई एक की आवश्यकता होती है। इसी को हम लोग अलैंगिक जनन कहते हैं। ठीक है, पहला क्या बताया आपको इसी में अलैंगिक जनन के डिफिनेशन में, अलैंगिक जनन की वैसी विधि है जिसमें लैंगिक अंग अर्थात सेक्स ऑर्गन भाग नहीं लेते हैं। आपको पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं कि लैंगिक अंग क्या होता है। आगे बतलाए कि इस प्रकार की जनन में केवल एक ही जनक भाग लेते हैं, वह मेल हो सकते हैं या फीमेल हो सकते हैं। अलैंगिक जनन से जो उत्पन्न संतान होते हैं, नए जो जीव उत्पन्न होते हैं, वह आनुवंशिक रूप से समान होने के साथ साथ जेनेटिक रूप से वो अपने माता पिता के समान तो होते हैं, लेकिन इसके साथ साथ वे आपस में भी समान होते हैं, अपने जनक के ही जैसे दिखते हैं। ठीक है, और इसी कारण से अलैंगिक जनन से उत्पन्न जो भी संतति होते हैं, जो भी नए जीव जन्म लेते हैं, उससे एक पुंजक या क्लोन कहते हैं। उसे हम लोग एक पुंजक कहते हैं या फिर क्लोन कहते हैं। ये बात को ध्यान रखिएगा। अब आगे देखते हैं अलैंगिक जनन की विधियाँ। अलैंगिक जनन के क्या क्या विधि है इसको समझते हैं। ठीक है, तो मुख्य रूप से कई विधियाँ होती है अलैंगिक जनन को पूरा करने के लिए, जिनकी चर्चा हम बारी बारी से करेंगे वीडियो में। पहला है मुकुलन विधि, जिसे हम बर्डिंग कहते हैं। इस विधि में क्या होता है कि मातृ कोशिका से एक या अनेक उदर्ध निकलते हैं, जिसको हम लोग आउटग्रोथ के नाम से जानते हैं। मतलब उसके जो शरीर होता है ना मातृ कोशिका का, उसके शरीर से कुछ संरचनाएं निकलने लगती हैं। ठीक है, आगे समझेंगे। उस संरचना को हम मुकुल कहते हैं या बर्ड्स कहते हैं। ठीक है, क्या होता है कि मातृ कोशिका से एक या अनेक उदर्ध निकलते हैं, आउटग्रोथ निकलते हैं, जिसे मुकुल कहते हैं। ठीक है, आगे समझते हैं। मातृ कोशिका का केंद्रक सूत्री विभाजन द्वारा, ध्यान रखिए यहाँ सूत्री बात किया गया है, मतलब समसूत्री विभाजन की बात कही गई है कि मातृ कोशिका का केंद्रक समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर एक केंद्रक एवं कुछ कोशिका द्रव्य के द्वारा जो है, जिसे विभाजित होता है, समसूत्री विभाजन हुआ, कोशिका दो भागों में टूटा, तो फिर क्या होता है कि एक केंद्रक और कुछ कोशिका द्रव्य मुकुल में पहुंच जाता है और धीरे धीरे वृद्धि के बाद यह मुकुल जनक के शरीर से अलग होकर नई पुत्री कोशिका या डॉटर सेल का निर्माण करता है। ठीक है, इस प्रकार के जो जनन की क्रिया देखी जाती है वह ईस्ट में, हाइड्रा में, सीफा या साइकन में, जो स्पंज है एक प्रकार का,
उसमें यह मुकुलन विधि देखा गया है, इसी के द्वारा उसमें जनन की क्रिया संपन्न होता है। एक चीज़ याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा गया प्रश्न है आपके बिहार बोर्ड में, स्पंज से निकलने वाला आंतरिक मुकुल को क्या कहते हैं, ऐसा करके क्वेश्चन आया था। तो ध्यान रखिएगा, स्पंज जो है उससे निकलने वाला जो आंतरिक मुकुल है उसको जेम्यूल कहते हैं, उसको जेम्यूल कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ समझते हैं हम लोग फिगर के द्वारा। जैसा कि ऊपर हम पढ़े हैं कि मुकुलन विधि में क्या होता है कि सबसे पहले मातृकोशिका से, जैसे एक यहाँ एग्जाम्पल दिए हैं, ये ईस्ट है, ये क्या है, ईस्ट है। तो ईस्ट को देख रहे हैं, ईस्ट की कोशिका है, इसको हम मातृकोशिका बोल सकते हैं। ठीक है, अब डिफिनेशन में क्या बताया अभी कि मातृकोशिका से एक या अनेक उदर्ध निकलते हैं। ठीक है, आउटग्रोथ। जैसे देखिए आगे चल के इसी कोशिका से आउटग्रोथ, यहाँ थोड़ा और सही से बनाना था, इस टाइप से लॉक होना चाहिए था। ठीक है, तो आउटग्रोथ निकल, जैसे यहाँ समझ जाइए, कुछ भाग से जो है कोशिका से ही कुछ भाग बड़ा होने लगता है, निकलने लगता है। ठीक है, जिसको हम मुकुल कहते हैं। ठीक है, जैसे ये बड़ा हो जाता है तो इस कोशिका में मातृकोशिका से जो कोशिका द्रव्य भरा होता है, जो इसमें केंद्रक रहता है, वह भी जो नए मुकुल होते हैं उसमें चला जाता है, धीरे धीरे करके चला जाता है, जिससे आगे चल के देखिए यहाँ पे आ गया है, ये केंद्रक है और कोशिका द्रव्य भी आ गया है। ठीक है, इसमें, और जिससे क्या होता है कि नवनिर्मित जो मुकुल होते हैं, ठीक है, वह धीरे धीरे विकसित करता है और एक टाइम ऐसा आता है कि वह बिल्कुल अपने जनक के समान हो जाता है। और जैसे ही वो जनक के समान हो जाता है, मतलब नए जीव बन जाते हैं, वह जनक के शरीर से अलग हो जाता है। जैसे यहाँ देखिए मुकुल की श्रृंखला, ये नए था मातृकोशिका, ये भी बन गया, ये भी बन गया और ये भी बन गया है। ठीक है, तो यह जो मुकुलन विधि है खासकर ईस्ट में देखने को मिलता है। इसके साथ एक हाइड्रा का भी फिगर बना है, ये देखिए हाइड्रा है। अब हाइड्रा में देखिएगा, यहाँ जो एक भाग दिख रहा है आपको, यह जो भाग आपको दिख रहा है यह भी मुकुल ही है। ठीक है, जो आगे चल के देखिए मुकुल है ना, शरीर के आउटी भाग से निकला है, बाहरी भाग से निकला है, यहाँ धीरे धीरे ये विकसित कर रहा है और विकसित करके देखिए अगले फिगर में बहुत बड़ा बन गया है। और एक समय ऐसा आता है कि अपने जनक के शरीर को छोड़ के बिल्कुल अलग हो जाता है। ठीक है, और नए हाइड्रा का निर्माण होता है। तो समझ में आ रहा होगा आपको। तो अब आगे देखते हैं कि अलैंगिक जनन की और कौन सी विधियाँ हैं। पहले तो हम मुकुलन विधि को समझ चुके हैं, अब आगे देखते हैं। दूसरा जो विधि है वह है बीजाणु जनन, जूस्पोर। ठीक है, यह विधि जो होता है ज़्यादातर मतलब कह सकते हैं कि शैवालों में देखा गया है। ठीक है, कुछ शैवाल जैसे क्लेमाइडोमोनास, कुछ शैवाल जैसे क्लेमाइडोमोनास में जीव द्रव्य, जिसको हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, के विभाजन से, जीव द्रव्य के विभाजन से 2 या 4 चल बीजाणु बनते हैं। ध्यान से सुनिएगा, कुछ शैवाल जैसे क्लेमाइडोमोनास में जीव द्रव्य के विभाजन से 2 या 4 चल बीजाणु बनते हैं। यह बीजाणु एक सूक्ष्म कोशिकीय भित्ति वाला, यह जो बीजाणु होता है वह एक सूक्ष्म कोशिकीय भित्ति वाला हल्की संरचना से ढकी रहती है। ठीक है, जो अनुकूल परिस्थिति आने पर, जैसे ही अनुकूल परिस्थिति आता है तो इसकी दीवारें टूट जाती है। दीवारें का मतलब जो यह हल्की जो संरचना से ढकी हुई थी वह दीवारें टूट जाती है और एक साथ कई बीजाणु या चल बीजाणु का निर्माण होता है। यह पूरे प्रक्रिया को ही हम बीजाणु जनन कहते हैं। इस प्रकार की जनन कुछ शैवाल क्लेमाइडोमोनास, कवक, राइजोपस में देखा जाता है। जैसे बात को समझिए आप, यह उदाहरण दिए है कि कोई शैवाल है, ठीक है, एक की संख्या में है, मातृकोशिका इसे कह सकते हैं। यह जब जनन करता है तो एक सूक्ष्म कोशिकीय भित्ति वाली हल्की संरचना से ढका रहता है। देखिए ये बाहरी जो परत दिख रहा है आपको, ये बड़ा सा,
ये एक परत है, हल्की संरचना, जिससे यह ढका हुआ है, ठीक है। और जैसे ही अनुकूल परिस्थिति आता है, मान लेते हैं कि ये मातृकोशिका है, इन नए जीव का ये जन्म देने वाला है। नए जीव क्या हुआ कि ऐसे ही जो हल्की संरचना है इससे ढका हुआ है। अब मान लेते हैं कि कुछ जीव जो होते हैं, या कोई भी जीव की बात करते हैं, उसका जीवन उसके अनुकूल वातावरण में ही होता है, ठीक है। प्रतिकूल वातावरण में जीव जो होता है सही तरीके से रह नहीं पाता है। जैसे हम मनुष्य की बात करते हैं, ठीक है, तो मनुष्य स्थलचर जीव है, मतलब यह आसानी से स्थल पर रह सकता है। लेकिन अगर आपको कह दिया जाए कि कोई मनुष्य जो है वह समुद्र में जाके रहे, तो ये पॉसिबल नहीं है, समुद्र में वह नहीं रह सकता है। मछली को कहिएगा कि हवा में तैर ले, तो ये पॉसिबल नहीं है। मछली जल के लिए अनुकूल है, मनुष्य स्थल पर रहने के लिए अनुकूल है। वैसे ही ये जीव जो इसकी हम शैवाल की बात कर रहे हैं, यह वातावरण की बात करते हैं। जिस समय बाहरी प्रतिकूल वातावरण होता है उस समय यह हल्की संरचना से ढकी हुई होती है, और जैसे ही अनुकूल परिस्थिति आती है, अनुकूल परिस्थिति जब आ जाती है तो उस समय ये बाहरी दीवारें इनका टूट जाता है। ये देखिए टूट गया है, और एक साथ नए बीजाणु या चल बीजाणु का निर्माण होता है। यह पूरी प्रक्रिया को ही हम बीजाणु जनन कहते हैं। इस प्रकार की जनन शैवाल में क्लेमाइडोमोनास हो गया, कवक, राइजोपस में देखने को मिलता है। ध्यान देंगे कि शैवाल में जो जनन होता है, बीजाणु जनन के अलावा इसमें द्विखंडन भी या विखंडन विधि द्वारा भी जनन की क्रिया पूरा होता है। अब समझते हैं ये द्विखंडन विखंडन क्या है, ठीक है। तो यह जो विधि है, द्विखंडन और विखंडन की बात करते हैं, यह भी अलैंगिक जनन की ही एक विधि है। अब तीसरा विधि अलैंगिक जनन जो है हमारा विखंडन, फिजन, इसी के बारे में हम लोग जानते हैं। यह क्या होता है, तो बात करते हैं जनन की वैसी विधि, विखंडन की बात करते हैं, जनन की वैसी विधि जिसमें जनक का केंद्रक व कोशिका द्रव, जनक का केंद्रक की बात किया गया है और कोशिका द्रव की, वह विभाजित होकर दो या दो से अधिक भागों में टूटकर नए जीव या संतति का निर्माण करते हैं, ठीक है। विखंडन कहलाता है। यह दो प्रकार से होता है। जब कोई मातृकोशिका है और उस कोशिका से के टूटने से, उस कोशिका के टूटने से दो या दो से अधिक नए जीव के निर्माण होता है, उसी को हम विखंडन कहते हैं। जैसे यह दो प्रकार से हो सकता है। एक है हमारा द्विविखंडन विधि। क्या है? द्विविखंडन, बाइनरी फिजन। और इसमें क्या होता है कि इस विधि के अंतर्गत कोशिका में निश्चित वृद्धि के बाद गुणसूत्र का द्विगुणन हो जाता है, डुप्लीकेशन हो जाता है। एक निश्चित वृद्धि होता है जब कोशिका है या जीव है, उसमें जब निश्चित वृद्धि हो जाता है तो फिर उसके गुणसूत्र का द्विगुणन होने लगता है, तथा उसका जो केंद्रक होता है वह केंद्रक विभाजित होकर दो पुत्री कोशिका को जन्म देती है, दो डॉटर सेल बनाती है, और यही पुत्री कोशिका फिर आगे चल के वृद्धि करता है। वृद्धि करते करते पूर्ण परिपक्व होता है, और परिपक्व होने के बाद यह जो पुत्री कोशिका है यह भी जनन की क्रिया करती है। उदाहरण की बात करें तो उदाहरण में आप देख सकते हैं अमीबा में इस प्रकार के जनन देखने को मिलता है। साथ ही पैरामीशियम की बात करते हैं, इन जीवों में द्विविखंडन विधि होता है अलैंगिक जनन का। जैसे ये देखिए अमीबा है, ठीक है। अमीबा का कोई निश्चित आकृति नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। अमीबा के अंदर जो है यह उसके केंद्रक को दिखलाया गया है। अब इसमें द्विविखंडन कैसा होता है, यह अमीबा धीरे धीरे आकार में बड़ा होता है, ठीक है, और फिर कोशिका द्रव दो भागों में टूटता है, केंद्रक दो भागों में टूटा, ठीक है, और एक समय देखिए आगे चल के दो हिस्सों में यह टूट जाता है, दो भागों में टूट के अलग हो जाता है। इसलिए इसको बोलते हैं द्विविखंडन विधि, जो कि अमीबा में और पैरामीशियम में देखने को मिलता है। अब जैसे ही नाम अगला आता है बहुविखंडन, नाम से ही पता चलता है। यहाँ हम क्या देखें द्विविखंडन में कि कोशिका दो भागों में टूट रहा है।
बहुविखंडन में क्या हो गया कि 2 से ज़्यादा भाग में टूटेगा। कोशिका है वह अगर 2 से ज़्यादा भाग में टूट रहा है उसी को तो बहुविखंडन विधि कहेंगे। जैसे इसी का डिफिनीशन दिया है मल्टीपल फिजन में। इस जनन विधि में जीव कोशिका के निश्चित वृद्धि के बाद, जैसे कोई कोशिका है वह धीरे धीरे वृद्धि कर रहा है, जब वह परिपक्व हो गया, ठीक है, तो उसे बोल देंगे निश्चित वृद्धि। कोशिका के निश्चित वृद्धि के बाद जनक का केंद्रक जो है कई बार समसूत्री विभाजन करके, ध्यान रखिए समसूत्री विभाजन की बात कही जा रही है। हमने आपको पिछले वीडियो में कोशिका विभाजन के बारे में पढ़ा चुके हैं, उसमें देखे समसूत्री विभाजन को, तो हम बताए थे कि जब भी समसूत्री विभाजन होगी तो कोशिका 2 भागों में टूटती है और उनके गुणसूत्र जो होते हैं उस पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। गुणसूत्र जैसा रहते हैं पहले वाले कोशिका में वैसा ही नए कोशिका में होते हैं। अब यहाँ समझते हैं कि जनक का केंद्रक कई बार समसूत्री विभाजन करके 2 से अधिक नए संतति का उत्पत्ति करता है। 2 से ज़्यादा होना चाहिए, 3 भी हो, 4 भी हो, 5, 10 कुछ भी, ठीक है। उदाहरण की बात करें तो बहुविखंडन जो है प्लाज्मोडियम में, स्पोरोजोआ में, शैवाल आदि में देखने को मिलता है, ठीक है। अब आगे समझते हैं। बोर्ड के द्वारा ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है, रिपीट कर दिया जाता है कि द्विविखंडन और बहुविखंडन में अंतर बताएं। द्विविखंडन और बहुविखंडन में क्या अंतर है ये आपको बतलाना होता है। तो हम यहाँ समझेंगे कि द्विविखंडन में और बहुविखंडन में क्या अंतर है, ठीक है, बारी बारी से। देखिए पहला अंतर क्या हो सकता है कि जो द्विविखंडन है इसकी बात करते हैं, इसमें केवल 2 संतति जीव बनते हैं। हमने अभी पीछे समझाया कि जैसे ही द्विविखंडन होती है तो इस क्रिया में जीव जो होते हैं 2 भाग में टूटते हैं, 2 नए जीव बनते हैं। दूसरे तरफ बहुविखंडन की बात करते हैं तो इसमें एक जनक से कई संतति जीव बनते हैं, मतलब 2 से अधिक, 3 हो, 4 हो, 10, 12 कुछ भी, ठीक है। दूसरा अंतर क्या होगा, बहुविखंडन की बात करें तो यह सामान्य, द्विविखंडन की बात करें यह सामान्य परिस्थितियों में होता है। द्विविखंडन सामान्य परिस्थिति कभी भी होगा, लेकिन बहुविखंडन जो होता है विषम परिस्थिति में, अनुकूल मौसम जब उसके लिए रहेगा उस समय में भी, प्रतिकूल है उस समय में भी इसमें बहुविखंडन की क्रिया हो जाती है। जैसे अभी क्या बोले थे एग्जाम्पल में, बहुविखंडन में हम बताए थे प्लाज्मोडियम में होता है, कुछ शैवाल में भी होता है, नहीं। आगे देखते हैं तीसरा अंतर क्या होगा, तो द्विविखंडन में देखते हैं जनक का केंद्रक केवल एक बार समसूत्री विभाजन के द्वारा विभाजित होता है। जो जनक का केंद्रक होता है द्विविखंडन में उसमें एक बार समसूत्री विभाजन करता है और विभाजित हो जाता है, लेकिन बहुविखंडन में इसका उल्टा होता है। जनक का केंद्रक कई बार समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होता है। जनक के केंद्रक कई बार समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होता है, ठीक है। आगे है अगला अंतर देख सकते हैं द्विविखंडन का। चौथा अंतर यह होगा कि द्विविखंडन के कारण जीव जो है अमर हो जाता है। बात को समझिए, जीव अमर हो जाता है। इसी पॉइंट को यहाँ भी है कि इसमें कोशिका द्रव्य जो होता है अवशेष के रूप में नहीं बचता है। द्विविखंडन में कोशिका द्रव्य जो है अवशेष के रूप में नहीं बचता है। इसी पॉइंट को यहाँ ऐसे समझाएगा कि इसी कारण से द्विविखंडन जो जीव होते हैं उन्हें अमर जीव कहा जाता है। जैसे अब समझिए ये कोई मातृ कोशिका है, ठीक है, यह कोई मातृ कोशिका है और इस कोशिका में विभाजन होना है। विभाजन के लिए इसके केंद्रक विभाजन होंगे, कोशिका द्रव्य विभाजन होंगे और विभाजन होता है और इस विभाजन के बाद थोड़ा मात्रा में भी कोशिका द्रव्य नहीं बचता है, पूरा के पूरा 2 भाग में टूट के देखिए अलग हो गया, कुछ भी नहीं बचा। मतलब ये कह सकते हैं कि ये जीव था और यही जीव का नया रूप ये बन गया, फिर इसका नया रूप ये बन गया और ऐसे करते करते जीव की मृत्यु नहीं होती है ना। इसलिए इसे कहा जाता है कि द्विविखंडन के कारण जीव क्या होते हैं, अमर हो जाते हैं। दूसरी तरफ देखिए कि इधर जो है बहुविखंडन में पॉइंट देखिए कि कोशिका द्रव्य
की कुछ मात्रा बहुविखंडन के बाद बचती है। कोशिका द्रव की जो है कुछ मात्रा बहुविखंडन में बच जाती है। जैसे यहाँ देखिए, ये कोई कोशिका है, कोशिका का विभाजन हो रहा है, ये नए कोशिका एक दिख रहा है, एक यहाँ है, एक ये है, और ये छोटा छोटा जो भाग हमने दिखाने की कोशिश किए हैं, यह जो है कि कुछ कोशिका द्रव की मात्रा बची हुई है। मतलब ये कह सकते हैं कि बहुविखंडन से जीव को अमरत्व नहीं मिलता है। बहुविखंडन से जो जीव जन्म लेते हैं वो अमर नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, मातृ कोशिका था कोई, और इस जीव से नए जीव बना तो, लेकिन साथ में इसी कोशिका का ही कुछ अवशेष जो है कोशिका द्रव ये बचा हुआ है। यहाँ से तो नए कोशिका बन जाएगा जो जीव बने, लेकिन ये कोशिका तो जो बच गया ना, ये ना एक दिन इसकी मृत्यु हो ही जाएगी शेष भाग का। तो इसलिए कहा जाता है कि बहुविखंडन से जो जीव उत्पन्न होते हैं उनमें अमरत्व नहीं पाया जाता है। ठीक है, और द्विविखंडन के कारण जीव अमर होते हैं। अगला पॉइंट समझते हैं द्विविखंडन में कि इसमें कोशिका द्रव भी 2 समान भागों में बंटता है। इनके कोशिका द्रव भी 2 बराबर भागों में बंटती है। बहुविखंडन में क्या है कि इसमें कोशिका द्रव प्रत्येक संतति केंद्रक के चारों ओर इकट्ठा होकर के नए संतति जीव को बना देते हैं। ठीक है, अब इसके कुछ उदाहरण को समझ लेते हैं। द्विविखंडन के जीव के उदाहरण हो सकता है, अमीबा में द्विविखंडन होता है, लेशमानिया में, पैरामीशियम में, यूग्लिना और बैक्टीरिया आदि में द्विविखंडन देखा जाता है। बहुविखंडन की प्रक्रिया जो है प्लाज्मोडियम में, शैवाल में, मोनोसिस्टिस में और स्पोरोजोआ में पाया जाता है। तो आज का हमारा प्रश्न है, पहला प्रश्न है, ईस्ट तथा हाइड्रा में अलैंगिक जनन की किस विधि द्वारा जनन की क्रिया संपन्न होता है। दूसरा प्रश्न है, स्पंज से निकलने वाला आंतरिक मुकुल को क्या कहते हैं। ठीक है, तीसरा प्रश्न है, अमीबा तथा पैरामीशियम में किस विधि द्वारा जनन की क्रिया पूरा होता है। ठीक है, अब आप कमेंट बॉक्स में जाके इन सभी प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।